हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी। आई एम सो हैप्पी टू मीट यू अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस chapter 11, international financial management, advanced financial management, CA final. Broadly it's the same chapter in CWA final, CS final, etc. Even few of the MBA students can also get benefit out of it. But anyhow, let us start. डिग्रियां मेरी अच्छी लग रही है. So let us start. International Financial Management. I'll just repeat again. Books are available. इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल ही है. इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल को ही सारे टीचर उसी को ही कस्टमाइज करते हैं. 95% 90 to 95% मॉड्यूल इज रिटन. 5% जो यूजलेस होता है वो हटा देते हैं, 5% अपना डाल देते हैं. सेम इज द कंसेप्ट व्हिच आई हैव आल्सो डन. एंड अल्टीमेटली द एग्जाम इज आल्सो कम फ्रॉम द इंस्टीट्यूट मॉड्यूल. अगर आप कोई जबरदस्त पॉइंट लिख दोगे and if that doesn't suit if that point doesn't meet or suit the pattern of ICI module, there are chances of you not getting good marks. So it's better to follow the module. So module खोल लो, chapter 11, what is the learning outcome? Here we are going to discuss international capital budgeting. Capital budgeting आप 12वीं से करते आ रहे हो. अब ये international capital budgeting ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम कंसेप्ट है. थोड़ा सा करेंसी का इम्पैक्ट आएगा, थोड़ा सा आपका टैक्सेशन का इम्पैक्ट आएगा, फीमा का इम्पैक्ट आएगा, आरबीआई का. बाकी रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट्स आर सेम. आई एम नॉट श्योर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ सकता है. यूर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, बट थियोरेटिकली क्वेश्चन जरूर बनेगा इसमें से. आई थिंक इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा. रेजिंग ऑफ फंड फ्रॉम द इंटरनेशनल सोर्स. कितने तरीके से आप इंटरनेशनल मार्केट से पैसा ला सकते हो. क्यों पढ़ा रहे हैं आपको? भैया आगे जाके आप ही पैसा लाओगे कंपनी के लिए, कॉर्पोरेशन के लिए, चाहे वो इक्विटी हो या डेट हो या ईडीआर, जीडीआर, एफसीसीबी, बॉन्ड्स, यूरो बॉन्ड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो अभी पढ़ेंगे. इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी प्रैक्टिकल चैप्टर, वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक जो एज ए सीए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए. चलो, सॉवरेन फंड क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर क्या होता है, इसको भी पढ़ेंगे. इंटरनेशनल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी है, बट आई थिंक सेम कहानी इसमें भी वही आएगी जो ऊपर आपकी कैपिटल बजटिंग में आई थी. बट आई थिंक इसको हम अगले सेशन में कवर करेंगे. डिवाइडेड इन 2 पार्ट. तो इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, आपको क्या लगता है कैपिटल बजटिंग आप कब से पढ़ते आ रहे हो? हल्की फुल्की कैपिटल बजटिंग 12वीं में भी थी, बीकॉम में फुल फ्लैश चैप्टर था, सीए इंटर में था, और आपने कुछ पढ़ा है तो वहां पर भी था. कैपिटल बजटिंग का मतलब आप आरओआई निकालोगे, पे बैक पीरियड निकालोगे, आईआरआर निकालोगे. इंटरनेशनल में कॉम्प्लेक्सिटीज क्या आ जाती हैं? Let us discuss. Multinational capital budgeting has to take into consideration the different factors and variables which affect a foreign project. जो क्या होते हैं? Parent cash flows are quite different from the project cash flow. तो मतलब ये तो वैसे भी होता है, अगर आपने डोमेस्टिक में डाल दिया पैसा तो ठीक है, बट कंपनी के जो पेरेंट है उसके प्रोजेक्ट के हाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि वो नीचे कवर हो जाएगा, क्योंकि वो टैक्स के इशूज की वजह से full cash is not fully available. Profit remitted to the parent firm are subject to tax in the home country as well as the host country. अब home and host you have to discuss, depending upon आप किस एंगल से देख रहे हो. बट पॉइंट ये है कि जब आप कैपिटल बजटिंग करते थे पहले, तो आप क्या निकालते थे? पे बैक पीरियड निकालते थे, आईआरआर निकालते थे, एटसेट्रा. बट अल्टीमेटली ये पे बैक होना भी तो चाहिए, ये आईआरआर डिलीवर भी तो होनी चाहिए. यहाँ पर आपको सब्जेक्ट टू टैक्स, सारे प्रोजेक्ट में आपने प्रॉफिट निकाला से 50% या जो भी वट एवर यू कैन कॉल इट, प्रोजेक्ट के आईआरआर से 20% थी. अब ये जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने जाओगे अपनी पेरेंट कंपनी को जिसने एक्चुअली प्रोजेक्ट चलाया है, आपको सरकार यहाँ पे और भी टैक्स ले सकती है. क्या पता सरकार इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे, वो भी पढ़ते हैं. तो आपको होम कंट्री का एंड होस्ट कंट्री, जिस कंट्री में प्रोजेक्ट लगा है और जिस फॉरेन कंट्री ने वो प्रोजेक्ट लगाया, दोनों के टैक्सेशन लॉज को ठीक से समझना पड़ेगा.
और कंसिडरेशन डालना पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, अब भाई एक यूएस की कंपनी ने इंडिया में पैसा लगा दिया, अब जब जब उसने लगाया पैसा तब 70 रुपए का यूएसडी था, अब वो यूएसडी से 84 का हो गया। अब अगर आपको उसको उतने ही डॉलर वापस चाहिए तो तो फिर आपको 20% लॉस तो ऑलरेडी हो चुका है प्रोजेक्ट में। अगर आपकी करेंसी रेगुलरली डेप्रिशिएट हो रही है तो आपको जब कैपिटल बिल्डिंग का डिसीजन लेना है तो उसमें दोनों कंट्रीज की जो एफएक्स फ्लक्चुएशन होने वाली है उसको भी ध्यान में रखना है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन, अगेन अब अगर आप एक्चुअल पे चले जाओगे किसी कंट्री का रेट ऑफ इन्फ्लेशन, दोनों कंट्रीज का रेट ऑफ इन्फ्लेशन को भी आप देखो, है कैपिटल बजटिंग ही, अल्टीमेटली आप आईआरआर पेबैक पीरियड ही निकाल रहे हो, बट आप वो कैसे निकाल रहे हो दैट इज इम्पोर्टेंट। होप आई एम मेकिंग सेंस? ज्यादा तेज तो नहीं जा रहा? सिंपल है, वही 5 चीजें घुमा फिरा के आएंगी कि जो मैंने बिगिनिंग में बता दी थी। दोनों कंपनीज का टैक्स, दोनों कंट्रीज का टैक्स, दोनों कंट्रीज के फेमा लॉज, दोनों कंट्रीज का इन्फ्लेशन, दोनों कंट्रीज की करेंसी डेप्रिसिएशन। चलो फिर भी पढ़ते रहते हैं। पेरेंट कैश फ्लो, चेंजेस इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन कॉजिंग इन द शिफ्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो फिर आप वो प्रोजेक्ट लगा ही नहीं पाओगे। आपका अब इनिशियो प्रोजेक्ट, you have to consider the inflation factors also in the host country जहाँ पे प्रोजेक्ट लगा हुआ है। restriction imposed on the cash flow distribution, this is an important thing जो आपको शायद ना पता हो, but I will tell you there are many countries जो आप इनफ्लो तो मांग लेती हैं, बट जब फॉरेन कंपनियां प्रॉफिट कमा के अपना पैसा बाहर ले जाने की सोचती हैं देन देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। बांग्लादेश में रिस्ट्रिक्शन थी, श्रीलंका में थोड़े टाइम के लिए रिस्ट्रिक्शन थी, और बहुत नाइजीरिया में रिस्ट्रिक्शन है, केन्या में रिस्ट्रिक्शन है। देखो कंपनी, हर कंट्री को जो भी ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है उनको एफएक्स चाहिए होता है, क्योंकि उनको अगर अपने लिए जो बेसिक नेसेसिटी के सामान खरीदने हैं वो तो फॉरेन करेंसी से खरीदेंगे। तो फॉरेन करेंसी के इनफ्लो में एवरीवन वेलकम्स, आउटफ्लो में कंट्री विच डजंट हैव अ गुड सॉलिड फॉरेक्स बैलेंस वो रिस्ट्रिक्शन लगा देती है। इंडिया में अभी ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टैक्सेशन हो सकता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है, इंडिया में डेप्रिसिएशन हो सकता है करेंसी का इम्पैक्ट, इंडिया में इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हो सकता है, बट फंड फ्लो पे रिस्ट्रिक्शन अभी नहीं है। देयर वाज अ टाइम जब फेरा होता था एंड ऑल दैट स्टफ एंड देयर कैन बी सम अदर फैक्टर, बट राइट नाउ दीज आर नॉट देयर, बट वी आर डिस्कसिंग, आप ग्लोबल बंदे हो अभी, आप एक ओवरऑल पढ़ रहे हो। इनिशियल इन्वेस्टमेंट द होस्ट कंट्री टू बेनिफिट फ्रॉम द रिलीज ऑफ द ब्लॉक फंड, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो पैसे आपके ब्लॉक पड़े होते हैं, ब्लॉक क्या होते हैं, आपने जो पैसा कमाया वहां पे पड़ा हुआ है, तो उस पैसे को आप कुछ नहीं कर पा रहे तो एक और प्रोजेक्ट लगा दो। ब्लॉक फंड इज एन इम्पॉर्टेंट टर्म्स। ब्लॉक फंड मीन्स द प्रॉफिट विच द होम कंट्री, नो द parent company or parent country is not able to take from the host country. Why so? Because the host country ने restriction लगा रखा था। पॉलिटिकल रिस्क भी होता है। आप, चाइना ने इंडिया में बहुत पैसे लगा रखे हैं, देर कैन बी रशियन की कंपनी ने, जिसने यूक्रेन में पैसा लगाया हुआ सब फंसेगा। तो पॉलिटिकल रिस्क भी, इंडियन कंपनी कोई पाकिस्तान नहीं जाती, पाकिस्तानी कंपनियां तो चलो आई डोंट नो है भी या नहीं है, सेम वे अफगानिस्तान है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑल्सो प्लेज अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर। गैस हम पढ़ के आ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कैपिटल बजटिंग इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो जब आप इंडिया में बैठ के या फिर आप यूएस में बैठ के, बट आप यूरोप में बैठ के किसी दूसरी कंट्री में पैसा लगा रहे हो, तो आपके एडिशनल कंसिडरेशन ऑन टॉप ऑफ द नॉर्मल कैपिटल बजटिंग क्या बन जाते हैं, वो फैक्टर्स हैं। बेनिफिट प्रोवाइडेड इन द होस्ट कंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जैसे इंडिया में आपको पता होगा जो फैक्ट्रियां जब लग रही होती है तो टैक्स बेनिफिट दिए होते हैं शुरू में, तो ये तो चलो नॉर्मल है, नॉर्मल कैपिटल बजटिंग में। तो वहां पर आपको रिस्ट्रिक्शन होता है, यू कैन नॉट टेक आउट द मनी, you will have to keep the funds there to enjoy the tax benefit. Estimation of the terminal value in the multiple currency, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। जब आप किसी कंपनी की कैपिटल बजटिंग निकाल रहे हो, पे बैक पीरियड निकाल रहे हो, आईआर निकाल रहे हो, then you have to have a terminal value। होस्ट कंट्री में उस समय क्या इन्फ्लेशन आएगी 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, उसकी वर्किंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है। have divergent views on the acquisition of the project. Investment problems affecting foreign analysis। सो सेम चीज इसको दोबारा पढ़ लेते हैं कि जब आप
इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सेम तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, सेंस ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। मजा आ रहा है? देखो मजा तब आएगा जब आप अपने मन में सोचोगे कि आप एक चेयर पे बैठे हो, या तो इंडिया से अफ्रीका में पैसा लगा रहे हो या यूरोप से इंडिया में पैसा लगा रहे हो। आपका सिग्नेचर उस प्रोजेक्ट को पास या फेल कर सकता है। विच आर द फैक्टर विच यू विल कंसिडर, तब जाके आपको मजा आएगा। आसान है, थोड़ा सा माइंड आपका बढ़ ही रहा है। सीए फाइनल के आप पेपर देने जा रहे हो, यही जो 6-7 फैक्टर मैंने बताए वही घूम घूम के आएंगे। एक उसमें से करेंसी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन। नेसेसिटी टू फोकस द इन्फ्लेशन रेट अगेन। अब कुछ एक कंट्रियां अफ्रीका में ऐसी हैं जो 20% 15% इन्फ्लेशन से चल रही है। घाना है, सम एक्सटेंट कीनिया है। मालावी की करेंसी पिछले 3 साल में 50% डेप्रिशिएट हो गई। नाइजीरिया, बिग कंट्री, उसकी करेंसी गवर्नमेंट ने ही पुश पुश करा के एंड ओवरऑल इन जनरल ऑल्सो इट गॉट डेप्रिशिएटेड बाय 200%। 400 पे होता था, 1500 पे घूम रहा है, चलो 1300 पे वापस आया, 300%। तो आपको इन्फ्लेशन एंड करेंसी डेप्रिसिएशन को ध्यान में रखना होगा। कैश फ्लोज आर कन्वर्टेड टू पेरेंट कंपनीज करेंसी एट स्पॉट एक्सचेंज। तो आप कभी भी पैसे डालोगे, लेके जाओगे, वो तो स्पॉट पे डालोगे, फॉरवर्ड तो लेके बैठोगे नहीं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज, मैंने जस्ट एक्सप्लेन। आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट इजीली अवेलेबल नहीं होगा हर कंट्रीज में। एडजस्टमेंट फॉर ब्लॉक्ड फंड्स, अगेन आई जस्ट एक्सप्लेन। जो आपका प्रॉफिट आपने इकट्ठा कर लिया, वही प्रॉफिट था, ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो ये आपका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। दिस प्रॉफिट इज ब्लॉक्ड, उसको ब्लॉक फंड बोल देते हैं। ठीक है, सो उसकी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लॉस हो रही है। मतलब इंडिया में आप कमा रहे होगे तो पैसा बाहर नहीं जा रहा। मे बी आपका क्या प्लान था। In multinational capital budgeting, after-tax cash flow need to be considered for project evaluation. That's right. The presence of two tax regimes, दोनों कंट्री का टैक्स देखना पड़ेगा। आपकी कंट्री में छोड़ेगी थोड़ी ना आपको, अब पैसा कमा के लाओगे वो भी टैक्स लेगी। That's why companies like Apple and Google, इनके यूरोप में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर पड़े हुए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, क्योंकि अगर ये यूएस में लेके जाएंगे तो वहां पर टैक्स लग जाएगा। ट्रिलियन का मतलब समझ रहे हो आप सर? इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की होने वाली है अभी। आई डोंट नो, मेरे ख्याल से ट्रिलियन ही है, बट एटलीस्ट मल्टी बिलियन डॉलर्स तो पड़े हुए हैं। फॉर कंपटीशन कॉजेज सीरियस, पढ़ लेते हैं। टैक्स डिस्क्रिमिनेशन परस्यूड इन द होस्ट कंट्री। कई बार वो अगर आपकी कोई बहस हो गई, कुछ हो गया, तो आप पे डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। डिविडेंड रॉयल्टी, सब पे आपको प्रेशर आ सकता है। प्रेजेंस ऑफ टैक्स ट्रीटीज वो चेंज हो सकती हैं। अब मालदीव से हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन कॉजेज सीरियस impediment to multinational capital budgeting. MNCs are in a position to reduce overall tax burden through a system of transfer pricing. हाँ, तो MNCs क्या करती हैं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन में फर्क डालता है उनके। वो क्या करेंगी कि जो पूरा प्रॉफिट निकालेंगी, अब वो लोग जो आपने रिस्ट्रिक्शन बताया था उन सबको छोड़ के, अज्यूमिंग कि वो सारे फैक्टर कंसिडर करके भी बंदा काम कर रहा है, तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग कर लेंगे। क्योंकि देखो एक्चुअल जो काम हो रहा है वो तो होस्ट कंट्री में भी हो रहा होगा। दिमाग, ब्रेन, डिजाइन जो है, जो टेक्नोलॉजी है, तो ये उसकी फीस लेके उसको यहाँ पर होस्ट कंट्री में तो वो एक्सपेंडिचर हो गया, होम कंट्री में वो इनकम हो गई। तो यहाँ पे तो एक्सपेंडिचर पे थोड़ी ना टैक्स लगेगा, सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स लगता है। तो इसको वो ट्रांसफर प्राइसिंग बना के जो बड़ी एमएनसी है वो कुछ मैनेज कर लेते हैं। प्रोजेक्ट विज पेरेंट कैश फ्लो, सेम ही कहानी है घूम फिर के। An investment has to be evaluated on the basis of net after-tax operating cash flow generated by the project. As both type of cash flows, operating and financial, are clubbed together, it is essential to see that the financial cash flows are not mixed up in the operating cash flow. Discounted rate and adjusted cash flow, same कहानी घूम के आ गई कि आपको यहाँ पर cash flow generated by the project and remitted to the parent is adjusted for the political risk, exchange risk and other uncertainties. Same कहानी है, आपने जो कमाया पैसा, रिटेन्ड अर्निंग आपने जो बाहर भेजी, उसमें आपका एक्सचेंज भी लॉस हो चुका होगा। इंडिया में तो काफ़ी हो रहा है, लंका में, इंडिया तो फिर भी ठीक है यार, 20% है, 100% पे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग तो नहीं बोलूँगा, जो अफ्रीकन रीजन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डेप्रिशिएट हुए हैं। लंका भी डेप्रिशिएट हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद आपका इन्फ्लेशन फैक्टर्स, तो आपको नेट देखना पड़ेगा।
फाइनली आपको एडजस्टेड कैश फ्लो देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपको डिस्काउंट रेट निकालनी पड़ेगी। मैं इनको टच नहीं कर रहा क्योंकि मोटा मोटा इसमें सिर्फ आप पहले पढ़ चुके हो सारी चीजें, बस आपको इसमें इन 3-4 चीजों का जो एक्सचेंज रेट है, इन्फ्लेशन है, डबल टैक्सेशन के इम्पैक्ट को एडजस्ट करना है। एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू, सिंपल कहानी वही आ गई। अब ये, हाँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आ गया। एक बार थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। एबीपी यूज्ड इन इवैल्यूएटिंग, देखिए एडजस्टेड ही करना पड़ेगा आपको। एडजस्टेड का मतलब जो फैक्टर उनके लिए नॉर्मल है, आपके लिए वर्ड एडजस्टेड आ रहा है, बट whosoever is doing the international capital budgeting they know that नॉर्मल कैपिटल बजटिंग से आपको करेंसी फ्लक्चुएशन का, होस्ट कंट्री के टैक्सेशन का, होम कंट्री के टैक्सेशन का, दोनों कंट्री के इन्फ्लेशन का, पॉलिटिकल रिस्क का जो प्रीमियम है, उन सबको एडजस्ट करने के बाद ही आपका एक डिसेंट नॉर्मल कैश फ्लो निकल के आएगा बिकॉज ऑफ दी रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है, नाउ blocked fund, I just explained you the initial investment will be net of any blocked funds that can be made used by the parent company. So जो आप इनिशियल कोई इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हो, ये तो बड़े लेवल पे हो गया, एडिशनल जो करने जा रहे हो ब्लॉक फंड, वहां पे आपके यूज हो जाएंगे। तो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। So you know cannot be remitted to the parent company, exchange control regulation, these are direct block funds. So उसके हिसाब से आपका, अब जल्दी लग रहा है भाई? जल्दी नहीं है। नॉर्मल आप जो कैश फ्लो निकालते थे 5-6 फैक्टरों को एडजस्ट के बाद में जो फंड्स ब्लॉक आपके कहीं पे पड़े हुए हैं, जब क्वेश्चन का एग्जांपल पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लॉक फंड आपके इस प्रोजेक्ट के फंसे या पिछले प्रोजेक्ट के फंसे। इज इट बेनिफिशियल टू द न्यू प्रोजेक्ट और इट इज हार्मफुल और अगेंस्ट द प्रपोज प्रोजेक्ट। प्रपोज प्रोजेक्ट में अगर आप पिछले किसी दूसरे प्रोजेक्ट का ब्लॉक फंड लेके आ रहे हो, इंडिया टू इंडिया में लगा रहे हो या अफ्रीका टू अफ्रीका लगा रहे हो, वो बेनिफिशियल है आपके लिए। ओके, क्विकली मूविंग टू इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हाँ जी बताइए, इंडिया में सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो आप डेट ले सकते हो, फिर आप इक्विटी रेज कर सकते हो। इक्विटी से पहले भी आप बीच में कुछ क्वासी इक्विटी भी रेज कर सकते हो, विच इज आरपीएस। आरपीएस की फुल फॉर्म कौन बताएगा? जस्ट थिंक थ्रू। एस का मतलब शेयर्स है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, थोड़ा कम हो गया आजकल के ट्रेंड में बट होता है। आप एनसीडीज कर सकते हो, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, दैट्स अ फॉर्म ऑफ डेट। बोलोगे सर सब कुछ ठीक है, पढ़ाते बहुत अच्छे बट लिखते ऐसे हो कि समझ नहीं आता नोट्स कहाँ से बनाऊं। नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बस मेरे को सुन लो, आपको ध्यान में आ जाएगा। बट सुनते हुए वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो, बट ये सारे जो पेपर है विद मोर क्लैरिफिकेटरी नोट जो है वो मैंने अपलोड कर दी और मैं कर दूंगा। तो इंडिया में जो पैसे रेज होते हैं, अब इंडिया में तो ये सारी चीजें होती थी। अब बोलोगे सर इंडिया में तो हम फॉरेन से भी ला सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, बट ये सिर्फ मैं डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात कर रहा था। नाउ आई एम गोइंग टू द इंटरनेशनल सोर्सेज। तो जो सिंपल सी चीज है कि आप वहां से भी लोन ले सकते हो। अब इन्होंने क्योंकि ऑर्डर में उसको 2.5 के आसपास दे दिया तो 2.5 में पड़ेंगे। सिंपल सी बात है कि आप इंडिया में वहां पर भी एनसीडी, फॉरेन इन्वेस्टर से भी रेज कर सकते हो। एनसीडी, एनसीडी का मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। फॉरेन फॉरेन कंट्रीज में इसको बॉन्ड बोल सकते हैं, बॉन्ड डिबेंचर। इट्स अ मतलब बैंक से लोन लेने की जगह पे अपने इन्वेस्टर्स को अपना एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट भेज दिया, बॉन्ड डिबेंचर। तो वो आप फॉरेन इन्वेस्टर से भी ले सकते हो। 2.3 में, 2.2 में दिया होगा, 2.4 में दिया होगा, सेम ही कहानी है। तो बोलोगे सर इसको अलग से पढ़ा क्यों रहे हैं? अभी आएंगे, अभी क्विकली आएंगे। वही कहानी है जो कैपिटल बजटिंग में थी। इशूज जो फॉरेन एक्सचेंज के होते हैं, फॉरेन रिस्क के होते हैं, फीमा रेगुलेशन होती है। उसके बाद फिर आप क्वासी इक्विटी भी कर सकते हो, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर भी कर सकते हो। सो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आर अ मिक्स ऑफ, आई विल से, आरपीएस प्लस इक्विटी। तो 5-6 प्रोडक्ट हैं। मैं चाहता तो एक टेबल भी बना देता, बट कोई बात नहीं, छोटे छोटे एक एक पेज के टॉपिक्स हैं, हम देख लेते हैं। तो इंटरनेशनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में सबसे पहला जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर ये समझ में आ गया तो बाकी चीजें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। इसके बाद एडीआर भी होगा थोड़ा सा। रेस्ट ऑल आर वेरी क्लीन वनीला फॉरेन करेंसी प्रोडक्ट, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एफएक्स फ्लक्चुएशन, टैक्सेशन देखना होगा, बाकी तो सब नॉर्मल आपने इंडिया में भी किया हुआ है। तो foreign currency convertible bond is a form of foreign currency money being raised
इन फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, वो तो लिखा ही हुआ है। मैं आपको पहले ना, चलो किताब से पढ़ लेता हूँ, फिर मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। कन्वर्टिबल बॉन्ड इज अ मिक्स बिटवीन डेट एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट। फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब डेट, कन्वर्टिबल का मतलब कैन बी कन्वर्टेड टू इक्विटी, फॉरेन करेंसी का मतलब फॉरेन करेंसी। अब कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, अगर कन्वर्ट हो गया तो इक्विटी बन जाएगा, कन्वर्ट नहीं हुआ तो बॉन्ड की तरह पे हो जाएगा। सेम चीज है। अब यू आर इंटेलिजेंट एनफ टू मेक द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अगर आपको पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ना है, पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेते हैं। मैं विदाउट पॉइंट भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अगर विदाउट पॉइंट करूंगा तो ये स्क्रीन हट जाएगी। इट्स बेटर कि आपके सामने स्क्रीन रहो, सीएज को नोट बनाने में बहुत मजा आता है। तो मैं आपको स्क्रीन वापस दे देता हूँ। कन्वर्टेबल बॉन्ड इज ए मिक्स बिटवीन डेट एंड इक्विटी, मैंने अभी एक्सप्लेन किया। सी स्टैंड फॉर कन्वर्टेबल। इट एक्ट लाइक ए बॉन्ड बाय मेकिंग ए रेगुलर कूपन इन प्रिंसिपल पेमेंट। बॉन्ड डिवेंचर, आपको एक रेगुलर कूपन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर सर थोड़ा साथ साथ ही कर लेते हैं, तो अपने नॉर्मल बॉन्ड ही क्यों नहीं रेज कर दिया, फॉरेन करेंसी बॉन्ड ही रेज कर देते। अब फॉरेन करेंसी बॉन्ड से अगर वो 6% पे आता पर एनम कॉस्ट पर, तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड 2% पे आ जाएगा। तो रेट एडवांटेज होगा। भाई रेट एडवांटेज क्यों होगा? क्योंकि इसके पास कन्वर्जन का राइट है। अगर अभी इक्विटी शेयर का प्राइस से 500 रुपये चल रहा है, तो इसको राइट मिल जाएगा कि भैया 3 साल के बाद अगर शेयर प्राइस 800 भी है, फिर भी आप 500 पे ही कन्वर्ट कर सकते हो, या जो भी प्राइस एग्री हो जाएगा। अब इसको इक्विटी में पार्टिसिपेशन राइट मिल रहा है इनडायरेक्टली। कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? कंपनी चाहती तो अभी सीधे क्या कहते हैं, बॉन्ड बॉन्ड अगर करती तो उसको इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ता, इक्विटी करती तो उसकी शेयर होल्डिंग अभी कम हो जाती। अगर बाद में शेयर 500 के 500 पे रह गया, तो कंपनी का फायदा है, 2% पे इंटरेस्ट निकाल के रिडीम कर दिया उसने, या जो भी थोड़ा बहुत, मतलब 6% से तो कमी पे करेगी। तो दोनों के फायदे हैं। These type of bonds are attractive to both the investor and issuer. Why? मैंने why के 2 क्वेश्चन मार्क डाले थे कि आपसे पूछूंगा, बट खुद ही बता दें। Why they are attracted to both investor, foreign investor as well as issuer, which is an Indian issuer, या जिस भी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो, अभी हम इंडिया की बात कर रहे हैं। इशूअर को फायदा ये है, कंपनी को, इंडियन कंपनी को, कि स्टार्टिंग में वो रेट कम देगी आपको। सर क्या फायदा अगर उसने रेट ज्यादा डाल दिया? भाई ऐसे ही मार्केट चलती है। फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड का जो कूपन होता है, वो नॉन कन्वर्जन या नॉर्मल प्योर वनीला बॉन्ड से कम होता है। कम क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड होल्डर के पास कन्वर्जन का राइट है। ये तो इशूअर का बेनिफिट हो गया, नंबर 1 की कम कूपन दे रहा है। इशूअर का दूसरा बेनिफिट क्या हुआ? अगर वो शुरू में इक्विटी बेच देता अपनी, फॉरेन इन्वेस्टर कैन पार्टिसिपेट इन द इंडियन इक्विटी, तो उसकी पोजीशन डायल्यूट हो जाती है ना। अगर कोई कंपनी से 60% पे बैठी हुई है प्रमोटर स्टेक, उसने एफसीसी भी दे दिया है, तो फिर वो पोस्ट मनी या तो जो भी होगा, डिपेंडिंग अपन कितने के आपने शेयर किए, वो कम ही होगा आपका शेयर से, 55 रह गया, जो अभी हो जाएगा। बाद में क्या पता कन्वर्ट हो या ना कन्वर्ट हो। अब इन्वेस्टर को क्या फायदा है? क्योंकि दोनों को फायदा है ना। तो इन्वेस्टर को फायदा ये है कि उसको एक सेफ्टी ऑफ गारंटेड में है। भाई शेयर आपने खरीदा था, बड़ा ना बड़ा क्या, आपको एटलीस्ट कुछ तो कूपन मिल रहा है सफिशिएंट। वैसे भी इंडिया में थोड़ा ज्यादा ही मिलता है, तो आपको कुछ तो इंटरेस्ट मिल रहा है। दूसरा, कैन ऑल्सो बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ एनी लार्ज प्राइस अप्रेसिएशन। 500 का शेयर अगर, यू नेवर नो, कंपनी का शेयर अगर 1400 का हो गया, तो सारा का सारा बेनिफिट बॉन्ड होल्डर को पास हो रहा है, क्योंकि वो कन्वर्ट कराएगा 500 रुपए पे, जिसपे उसको इनिशियली उसका राइट था। तो 900 रुपये वो बैठे बैठे कमा के चला गया, इन अ वे 2.5 टाइम जितना भी हुआ। तो फिक्स उसने कूपन भी कर लिया, इक्विटी के रिस्क को उसने मिटिगेट कर लिया। उसने क्या किया, कूपन स्टार्टिंग में कम दिया, कंपनी को क्या फायदा हुआ, कंपनी ने भी कूपन स्टार्टिंग में जो उसका नुकसान है वो हमारा फायदा है। ड्यू टू द इक्विटी साइड ऑफ द बॉन्ड विच एड्स वैल्यू, द कूपन पेमेंट ऑन द बॉन्ड आर लोअर, जो मैंने आपको बताया, thereby reducing the debt financing cost. एडवांटेजेस क्या है? कन्वर्ट टू द बॉन्ड, रिडीम द बॉन्ड। तो बेसिकली यही है कि इन्वेस्टर हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू कन्वर्ट द बॉन्ड इनटू इक्विटी एट अ प्राइस, और रिडीम द बॉन्ड एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, नॉर्मली 3 ईयर्स, 3 ईयर 5 ईयर, ये सब आरबीआई के एंगल से आ रहा है। आरबीआई बोलता है 3 से पहले आप उसको कन्वर्ट या रिडीम नहीं कर सकते, क्योंकि अदरवाइज तो फॉरेक्स की अनसर्टेनिटी होगी ना। तो आरबीआई भी
जो इनफ्लो आते हैं उसके आउटफ्लो को थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है, काफी कंट्रोल करता है डेट साइड पे। तो मिनिमम एवरेज मेच्योरिटी आपकी 3 साल 5 साल होनी ही चाहिए। कंपनीज प्रेफर बॉन्ड एज ए टेंड डिलेड डाइल्यूजन ऑफ द इक्विटी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको। एफसीसीज आर इजीली मार्केटेबल, ये जो फॉरेन ग्लोबल मार्केट आज फुल्ली इवॉल्व है। आप काफी लोगों आपको पता होगा, आप ऑडिट करते होगे बड़ी कंपनीज का। ये जो हमारे कंपनी ने, फॉरेन कंपनी ने यहाँ पे बॉन्ड डाले, वो कहीं पे सिंगापुर एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे हैं, लग्जमबर्ग में ट्रेड हो रहे हैं, फ्रैंकफर्ट में ट्रेड हो रहे हैं, यूएस में ट्रेड हो रहे हैं, न्यूयॉर्क में ट्रेड हो रहे हैं, लंदन पे ट्रेड हो रहे हैं। तो दे आर फुल्ली ट्रेडेबल। दूसरे बॉन्ड भी ट्रेडेबल होते हैं, अगर आपने प्लेन बॉन्ड किया होता है वो भी ट्रेडेबल होते हैं, बट उसमें वॉल्यूम कम हो सकता है क्योंकि ये तो शेयर प्राइस की तरह ट्रेड हो रहे हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? अब ये आई वॉज नॉट सो हैप्पी, बट फिर भी इसको मैं पढ़ता हूँ, मैं एक्सप्लेन करते रहूंगा। एक्सचेंज रिस्क इज मोर इन एफसीसीबी एज इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड वुड बी पेबल। भाई नॉर्मल भी अगर आप बॉन्ड करते उसमें भी एक्सचेंज रिस्क होता, तो आई डोंट एग्री, बट कुछ ना कुछ तो लिखना ही है क्योंकि अल्टीमेटली आप एफसीसीबी बता रहे हो, तो बी का तो ये डिसएडवांटेज है ही है। Thus, companies with low debt equity ratio, large forex earning potential only opt out. इसके और भी बेनिफिट है, इट्स नॉट ओनली कि आपकी एफएक्स अर्निंग होगी तभी आप कर सकते हो, आप उसको हेज कर सकते हो स्टार्टिंग में। बट अगर उसने बोला है डिसएडवांटेज बताओ तो बताओ। पता होनी चाहिए, और ये है भी डिसएडवांटेजेस। इट इज ऑलवेज प्रेफरेबल कि अगर आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग है तभी आप एक्सपोर्ट की लायबिलिटी क्रिएट करो। हैविंग सेड, अगर आप नेक्स्ट लेवल के फाइनेंशियल मैनेजर बन रहे हो, फॉरेक्स पर्सन बन रहे हो, ट्रेजर बन रहे हो, तो आपको पता है कि हेजिंग भी हो जाएगी। इंडिया में सेम रेट जो 10% पे मिलेगा वो शायद बाहर 6% पे मिल जाए। आपने 3% पे हेज किया ऑल इन, आपकी ऑल इन कॉस्ट ना 1% की सेविंग हो गई, तो अपने फॉरेक्स का जो लॉस या पोटेंशियल लॉस था उसको आपने आउटगो कर दिया। एफसीसी मीन्स क्रिएशन ऑफ मोर डेट एंड फॉरेक्स आउटगो। नॉर्मल में भी यही था भाई, अगर आप नॉर्मल बॉन्ड भी करते तो यहाँ पे ये सी पे साइलेंट है, कोई ऐसा सी की बात नहीं है, अगर ये सी ना होता फिर भी यही था। तो इट्स नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ एफसीसीबी, बट फॉरेन करेंसी बॉन्ड, अगर फॉरेन करेंसी बॉन्ड होगा उसमें भी यही डिसएडवांटेज है। इंटरेस्ट रेट इज लो, हाँ बिल्कुल सही है, ये डिसएडवांटेज है फॉरेन करेंसी बॉन्ड का। इंटरेस्ट रेट 3 से 4% या जो भी कह लो, नॉर्मल बॉन्ड से कम होता है। अगर बॉन्ड कन्वर्ट नहीं हुए तो बॉन्ड होल्डर वुड बी एट लॉस, इशूअर वुड बी एट गेन। अगर कन्वर्ट हो गए तो बॉन्ड होल्डर वुड बी एट गेन एंड इशूअर में आल्सो बी एट गेन, क्योंकि उसको तो पैसे चाहिए थे। Only major advantage would be that where the company has the high rate of growth when earning and the conversion takes place subsequently. तो ज्यादातर वही लोग एफसीसी पे रेज करते हैं जिनको लगता है कि मेरे जो व्हाट डू यू कॉल इट शेयर्स हैं, वो बॉन्ड्स हैं, वो रिडीम हो जाएंगे, बट एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, मार्केट को कोई भी टाइम नहीं कर सकता। अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, सो बेसिकली एफसीसीबी वाज अ बॉन्ड, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, और अभी हम ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट पढ़ेंगे। दीज आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट, मैंने बताया ना कैपिटल मार्केट इतनी ज्यादा इवॉल्व हो चुकी है। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट जो इंडियन कंपनी ने अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की रेगुलेशन के हिसाब से वहां पर रेज कर दिया। अब सिंपल मैं एक लाइन में बता दूंगा, बाकी आप आराम से पढ़ते रहना। वहां की जो रेगुलेशन है आपको वो फॉलो करना है। आपने एक एडीआर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट दे दिया, एक सर्टेन वैल्यू का दिया, जो उस समय सपोज इन्फोसिस है, इन्फोसिस ने किया हुआ है, तो इसके जो इसने शेयर्स को इशू करने थे, इसने एडीआर कर दिया। इंडियन लॉ के कंप्लायंट भी देखना पड़ेगा आपको, आरबीआई का, जो कि होता है कंप्लायंट ज्यादातर, अगर आपने छोटे वैल्यू का किया है। छोटे वैल्यू का मतलब इन टर्म्स ऑफ दी ओवरऑल 100% शेयर होल्डिंग ऑफ द इन्फोसिस, अगर आपने 1%, 1.5%, 2% का किया है, तो जो भी लॉ अलाउ करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को इक्विटी होल्ड करना। तो इन्फोसिस ने अपनी एडीआर, विच इज ए फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट इन लाइन विद द सेक पॉलिसीज प्रोविजंस, उसका जो अंडरलाइंग एसेट होगा, इसके अंडरलाइंग एसेट है शेयर्स ऑफ द इंडियन कंपनी, ऑफ द इंडियन कंपनी। अभी आपको कोई कूपन सुपन नहीं देना, जब ये टाइम का जो भी रेगुलेशन है, पॉलिसी, आई थिंक क्योंकि इसमें डेट मूवमेंट नहीं जा रही, तो आरबीआई के एवरेज मेच्योरिटी वाले प्रोविजन नहीं लगेंगे। सो आई थिंक 45 डेज 60 डेज के बाद जो अमेरिकन, यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे, नीचे आएगा। सो जो भी अमेरिकन कस्टडी है, जिससे भी उस इन्वेस्टर ने खरीदा है,
वो कस्टडी को एज पर प्रोविजन बोलेगा भाई मेरे को कन्वर्ट करके दे दो। अब ये जब कन्वर्ट होगा तो कैसे कन्वर्ट होगा? कन्वर्ट करके कैश दे दो। उस दिन का सपोज ये आपने खरीदा जुलाई 24 में, सपोज आपको अक्टूबर 24 में इसको कन्वर्ट कराना है, तो ये जब इशू हुआ तो उस दिन का प्राइस था। अब जब ये रिडीम होगा या कैश कराओगे तो अक्टूबर 24 का प्राइस आएगा। थ्रू दी कस्टडी, थ्रू दी यूरो क्लियर सिस्टम आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। ईडीआर, इसको अमेरिकन का मतलब वो अमेरिकन के ही इन्वेस्टर, ईडीआर इज जनरली क्रिएटेड बाय डिपॉजिट ऑफ सिक्योरिटीज इन नॉन यूनाइटेड स्टेट कंपनी बाय अ नॉन यूनाइटेड स्टेट कंपनी ऑफ अ नॉन यूनाइटेड स्टेट कंपनी विद द कस्टडियन बैंक कंट्री ऑफ द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द इशूइंग कंपनी। सो बेसिकली ये जो है डिनोमिनेटेड एंड ट्रेडेड इन द सेम वे एज द, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये सिर्फ यूएस सेंट्रिक है, सब कुछ नॉर्मल सिक्योरिटीज की तरह चलेगा। इंडिया यूनाइटेड डॉलर डिनोमिनेटेड एंड आर ट्रेडेड इन द सेम वे एज आर सिक्योरिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट कंपनीज। सो ये सारी चीजें नॉर्मल चलेंगी। वन सच वेरिएशन इज दैट अब उसके बाद जीडीआर आ गया, सेम कंसेप्ट, क्योंकि अब अगेन आई विल कम, जो मार्केट है वो बहुत वाइड हो चुकी है, ग्लोबल मार्केट। अभी हम आईएफसी को पढ़ेंगे, ग्लोबल। तो आपका जीडीआर भी हो सकता है। अपने इंडिया में कस्टडी बैंक से अपने जीडीआर छपवाए जो यूएस में भी जाएंगे और क्या कहते हैं बाकी कहीं पे भी ट्रेड होंगे, सेम प्राइस रहेगा। जब इशू हुआ तो उस प्राइस पे आपका शेयर क्या चल रहा था, जब रिडीम हुआ उस समय क्या प्राइस चल रहा था। फुल्ली व्हाट यू कॉल इट लिक्विड हो सकते हैं, बट हाँ कंपनी की अपनी क्रेडिट वर्दीनेस, कंपनी की अपनी स्ट्रेंथ, एडीआर को आपके इन्वेस्टर यूएस में ग्लोबली खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, वो सारे फैक्टर हैं। कैन बी ट्रेडेड इन मोर देन वन करेंसी एंड विद इन एज वेल एज आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट। तो एडीआर और जीडीआर में मेन डिफरेंस यही है, एक तो इन दोनों के सेटलमेंट, यूएस का एक अपना मैकेनिक्स है और ग्लोबल का यूरो क्लियर सिस्टम या अपना मैकेनिक्स है। दूसरा, एडीआर कैन ओनली बी ट्रेडेड इन अमेरिका एंड जीडीआर कैन बी ट्रेडेड वर्ल्ड वाइड। अभी कंट्री के नाम भी आ जाएंगे। Through the issue of depository receipt, companies in India have been able to tap global equity market to raise foreign currency funds. Very important. देखो इक्विटी इशू करने में अलग चैलेंजेस होते हैं, मतलब ये भी इक्विटी ही है, बट इंडिया में मतलब ठीक है, दैट्स ओके। अगर आप एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को फोकस कर रहे हो तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। एंड व्हेन दे नो कि ये सिर्फ हमें ही फोकस करने के लिए आ रहे हैं, वहीं पे रोड शो हो रहे हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहे हो और उनको एक थोड़ा सा प्रिविलेज मिलता है, थोड़ा सा एक ट्रीटमेंट मिलता है, और इसी बहाने हम जो फॉरेन कैपिटल को भी, फॉरेन करेंसी फंड को भी इक्विटी में इंडिया में लाने में सक्सेस। ये देखो जितने भी डेवलपिंग कंपनी है उनको फॉरेन करेंसी चाहिए। जीडीआर हैव बीन एबल टू फेच हायर प्राइसेस, तो जो भी प्रीमियम डिस्काउंट होते हैं तो जीडीआर में थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। इम्पैक्ट ऑफ जीडीआर ऑन द इंडियन कैपिटल मार्केट। सो भाई देखो जब आपका जीडीआर एडीआर दे आर इन अ वे शेयर का सी अंडरलाइंग एसेट है। जो आपका शेयर बॉम्बे में ट्रेड होता था वो लग्जमबर्ग में, सिंगापुर में, फ्रैंकफर्ट में भी ट्रेड हो रहा है, वो अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी ट्रेड हो रहा है, सेक कंप्लायंट में हो रहा है। तो आपका जो वहाँ के फैक्टर भी मतलब आपका जो सेंटीमेंट है, आपकी कंपनी का जो सेंटीमेंट है वहाँ पे भी ट्रेड होगा, आर्बिट्रेशन होगा कि वहाँ का एडीआर कितने पे चल रहा है। इंडिया के बाद मार्केट इज सो बिग तो सब कुछ फैक्टर कर लेती है। इसीलिए इसीलिए जब जैसे ही हम सुबह सुबह मार्केट खुलती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी कितने पे है, क्योंकि निफ्टी मेरा सिंगापुर में भी ट्रेड हो रहा है और सिंगापुर हमसे 3 घंटे पहले ही खुल जाता है, 2.5 घंटे पहले। इंडियन स्टॉक मार्केट इज नो लॉन्गर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपके भाई एडीआर सीडीआर पिट गए, वहां पर जब बंदा रिडीम कराने गया उसको एक प्राइस, अब बोलोगे जो प्राइस वहां पे चल रहा था थोड़ा बहुत, तो ये थोड़ी ना इंडियन स्टॉक एक्सचेंज प्राइस को कन्वर्ट करके देंगे। तो उस दिन प्राइस में अगर कोई करेक्शन आई जीडीआर बिके तो उससे क्या कहते हैं आपका इंडियन स्टॉक मार्केट को भी इम्पैक्ट होगा। इट इज नॉट इंडिपेंडेंट। एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीडीआर, considerable foreign investment has flown into India. It's really nice, क्योंकि आपने मैंने बताया आप स्पेसिफिक करके इन्वेस्टर्स पे जा रहे हो, दे विल इन्वेस्ट। प्राइमरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देखो, वहां पे रिटेल को नहीं दे सकते आप। अभी मुझे लॉ नहीं पता, बट वहां क्या बड़े लोगों को ही दोगे क्योंकि ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है। इमर्जिंग मार्केट में भी डिमांड आ रही है आपकी, मेजर डिमांड यूएसए, जहाँ पे भी पैसा है यार, साउथ ईस्ट एशिया, हांगकॉन्ग, सिंगापुर, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जहाँ पर भी पैसा है, जहाँ पे बड़े इन्वेस्टर है, जहाँ के भी मार्केट्स डेवलप्ड हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके? दे डू नॉट हैव द वोटिंग राइट। शेयर के जैसा ही है सब कुछ, इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ बीइंग एन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, दे डू नॉट हैव द वोटिंग राइट। जब वोटिंग राइट तो हुआ ही नहीं, क्योंकि या तो कैंसिल कराएंगे आप या रख के रखेंगे। जीडीआर शटल थ्रू, ये आपके अपने अपने सिस्टम है।
दीज आर जस्ट द मैकेनिक्स। जैसे इंडिया का एनएससी बीएसएस नहीं होता, इंडिया में एनएसडीएल और सीडीएसएल से सेटल होता है। ये हमारे डिपॉजिटरीज हैं। जीडीएस आर लिस्टेड ऑन लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज, कहीं पे भी हो सकते हैं, न्यूयॉर्क में भी हो सकते हैं, बट चलो जीडीआर है अकेला। लग्जमबर्ग इज अ बिग फाइनेंशियल हब। ट्रेडिंग टेक्स प्लेस बिटवीन प्रोफेशनल मार्केट एंड ओटीसी। प्रोफेशनल मार्केट में रिटेलर के साथ नहीं होता। द इंस्ट्रूमेंट आर फ्रीली ट्रेडेड। बोलोगे सर हमें सब पता है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? बहुत अच्छी बात है बच्चों, वेरी गुड, तालियां आपके लिए। दे आर मार्केट ग्लोबली विदाउट बीइंग कन्फाइंड टू बॉर्डर्स। कोई नई चीज थोड़ी ना बताइए आपको। इन्वेस्टर कैन अर्न फिक्स्ड इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड। आई डाउट, बट कैन बी पॉसिबल। ठीक है, अगर आपने वो डिपेंड करता है, देखो ये पेपर है, सर्टिफिकेट है, आपने जैसा बना दिया वैसा मिल जाएगा आपको। Custodian banks to cancel the GDR. A non-resident holder of the GDR may ask the overseas bank to redeem the GDR. In that case, overseas depository banks will request the domestic custodian bank to cancel the GDR and get the corresponding underlying shares released in favor of the non-resident. Okay. So इसमें क्या है कि आपका जब ने कैंसिल किया तो जो भी प्राइस चल रहा था आपको शेयर्स मिल जाएंगे। प्रोसेस आपके सामने दिखा दिया हमने। Primarily, the ordinary shares of the exchange prevailing the promise of an association on the date of the advice or redemption shall be taken as the cost of the acquisition. तो कॉस्ट किस पे शेयर मिलेंगे आपको? जो प्रेजेंट रेट प्राइमरीली जो बॉम्बे का चल रहा है, क्योंकि इंडिया में शेयर्स की अपनी रेगुलेशंस हैं। छोटा सा क्विकली मैं अदर सोर्सेज भी बता देता हूँ आपको। देखो बैंक लोन भी आप ले ही सकते हो, ये 5 से 10 साल का जनरली आरबीआई की रिस्ट्रिक्शन होती है, आप बैंक लोन ले सकते हो फॉरेन करेंसी से। अब बोलोगे कि सर इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? सीधी सी कहानी है, चलो मैं इसको थोड़ा डिटेल में कवर करूंगा। आई थिंक अभी हमने कैपिटल बजटिंग इंटरनेशनल में क्या इश्यूज आते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आते हैं। फंड्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द रेगुलेशंस, लॉज, इकोनॉमिक सिचुएशंस ऑफ द होस्ट कंट्री, ब्लॉक हो जाते हैं। उन ब्लॉक फंड्स को आप अलग प्रोजेक्ट में इन द सेम कंट्री डाल सकते हो, क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप डालोगे, नए प्रोजेक्ट लगाओगे, एंड यू विल एज्यूम दैट सूनर और लेटर द मार्केट वुड बी फ्री। फिर हमने एफसीसी भी पढ़ा, मैंने एफसीसी में बताया कि एक्चुअली तो वो बॉन्ड ही होते हैं, बट उनमें इक्विटी का भी कंपोनेंट होता है। सो सारे रिस्क, सारे फैक्टर, सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज जो अदर टाइप ऑफ फाइनेंसिंग नॉर्मल बॉन्ड के होते हैं या प्योर, दैट्स अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड बॉन्ड। दैट इज वाई मैं ये सारी जो बैलेंस चीजें इनको आई विल कवर इट इन डिटेल। बट क्योंकि अगर आपको एफसीसी भी समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको इक्विटी का भी प्रोसेस समझ में आ गया और डेट का भी पोर्शन समझ में आ गया। तो एक बार एफसीसीबी को दोबारा रिवाइज करो, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड एक बार पढ़ लो, पॉइंट्स को हाईलाइट कर लो, एंड देन आई थिंक यू वुड बी थ्रू। चलो गाइस, बहुत मजा आया। दिस इज माय सॉर्ट ऑफ व्हाट डू यू कॉल इट, डे इन डे आउट मैं यही करते रहता हूँ। तो मेरी कई सारे एफसीसीबी, कई सारे बॉन्ड्स, कई सारे इंटरनेशनल जो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन है, आई कैन से दैट्स माय ब्रेड एंड बटर until unless you guys start paying me something. So but I would want to impart the knowledge, I would want you guys to be a knowledgeable CA. सारे ज़्यादातर you know the exam pattern, 30 marks theory, 70 marks practical। हम practical भी करेंगे, दिल लगा के करेंगे, सारे concept करेंगे। Stay tuned, subscribe to the channel, and all my very best to you. Continue study, enjoy, take care, bye bye.